99% आप कर सकते हैं। मतलब एक आधा सवाल मान लो कुछ थोड़ा सा अलग ही आ गया, ठीक है, क्योंकि ये एनटीपीसी के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तक जो उन्होंने जिस तरह से पूछा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बार कमेंट करके बता देना ऑडियो वगैरह ओके है, सब कुछ सही है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत की चौड़ाई बताइए। बताएं। देखो चैप्टर वाइज क्लास जो है ना, आपका जो न्यू चैप्टर है वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर बीच में उसमें 1-2 दिन का गैप हो जाता है, इस वजह से जो है मंडे से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। वही टाइमिंग आपका वही रहेगा, ठीक है, 6 PM। उस पे अभी एक कल जो है पोल कराऊंगा, एक बार ये भी डिसाइड कर लेते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उस पोल में सभी लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, एक आयत का और एक वर्ग का जिक्र किया गया है। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको बताई गई है 121, चौड़ाई कैलकुलेट करना तो हमने मान लिया b है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 44 × 44 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, ये 11 का स्क्वायर है, 11 से डिवाइड करोगे सिंपल ये आपका 4 और यहां पे भी 4 आ जाएगा। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 × 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो 16 मीटर क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 16 मीटर क्या है, आपके सवाल का सही जवाब है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर। सुजीत, वेद, प्रमोद, अमित, रवि, राहुल, प्रिया, राजू, दिव्या, बहुत बढ़िया। सबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त, मतलब 24 कप बेकार हो गए, उनको फेंकना ही पड़ेगा, वो तो बिकेगा नहीं, ठीक है। आप कप खरीदने जाते हो तो फूटा हुआ तो कप आप खरीदोगे नहीं। तो बोला गया शेष कप को वो 12 रुपए प्रति कप की दर से बेचती है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको कैसे पता चलता, भाई कितने रुपए का सामान था और वो कितने रुपए में बेचा गया, कितने का सामान था और वो कितने में बेचा गया। तो कैलकुलेट करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। बताइए। तो यहां पे आपको सीपी और एसपी कैलकुलेट करना है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना। देखो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन से और बच सकते हो, क्योंकि जो इन्होंने ये डाटा दिया है, देखिए नॉर्मल क्या होगा भाई, सभी लोग कॉस्ट प्राइस कहते मतलब कैसे पता करेंगे, 8 × 240 करके। फिर जो कप बचे हुए हैं वो आप कैसे पता करोगे, 240 में से 24 कप घटा के। बट मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप ऐसे भी तो देख सकते हो कि जितना कप था उसका 10% खराब हुआ है, इसका मतलब 90% या फिर 10 में से 9 कप उसके पास बचे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख लेंगे 10 और 9, 8 रुपए के हिसाब से खरीदा है और 12 रुपए कप के हिसाब से उसने बेचा है। तो अब कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ये आपका सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, 4 से डिवाइड करोगे आपका 2 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, यानी कि 20 रुपए का सामान 27 रुपए में बिका है। तो 7 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब कमा रही है कितने पे, 20 पे। तो परसेंटेज आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 35%, ठीक है। देखो आंसर इसमें मतलब मैक्सिमम लोगों का आ गया होगा, बट मेन ये है आपने ज्यादा कैलकुलेशन करी होगी, ठीक है। कई लोगों ने इस तरह से कैलकुलेशन किया होगा, 240 × 8 कैलकुलेट किया होगा, फिर यहाँ पे 240 में से 24 आपने घटाया होगा, 216 × 12 किया होगा, मतलब आप अननेसेसरी ज्यादा कैलकुलेशन किए होंगे। तो वो मैंने किस हिसाब से लिखा है भैया, इसका 10% खराब हुआ है ना, तो 90% बचेगा। यही तो मैंने आपको बताया कि 10% खराब हुआ है तो 90% बचेगा, यानी कि अगर उसके पास टोटल 10 कप थे तो उसमें से 9 बच गए। 10 का रेट है 8 और जो बेचा है वो आपको बताया गया 12 के हिसाब से बेचा है।
और देखो जो लोग क्लास में लेट आते हैं भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है टाइम से क्लास आप ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, टाइमली क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। 13 माइनस का से मतलब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समीकरण गलत है। अब देखो कौन सा समीकरण गलत का मतलब क्या है, सब में बॉड मास का कंसेप्ट लग रहा है, आपको हर एक डाटा यहां पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा कहां पे गड़बड़ी है, तब जाके वो पता चलेगा। तो आप देखो कहां पे मामला गलत दिया गया है, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। अब देखो आप इसको रीजनिंग का सवाल कैसे कहोगे भाई, यहां पे ये थोड़े ना पूछा गया कौन सा चिन्ह कहां पे बदला जाए, ये सिंपल आपका बॉड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जा रहा कौन सा गलत है, मतलब कहां पे बराबर वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब अगर ये 86 के बराबर है तो ये सही है, 25 के बराबर है तो सही है, ठीक है। जहां पे गड़बड़ होगा वो आपको बताना है। अब अगर आपको फिर भी ये लगता है रीजनिंग का सवाल है तो रीजनिंग का ही मान के सॉल्व कर दो, बस मुझे आंसर आप बता दीजिए क्या आएगा। सही नहीं पूछा गया है आपसे, गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए से ही हम लोग चेक कराएंगे। देखो यहां पे क्या होगा भाई, 63 में 7 से आप डिवाइड करोगे 9 और ये आपका होगा 72, 72 प्लस का 9 कितना हो जाएगा 81, 72 प्लस का 9 होगा 81 और 13 में से 7 घटाओगे 6, यानी कि ये आपका आ गया 87 जो कि बराबर दिया गया 86 के, 86 के। अब बाय डिफॉल्ट पहला ही गलत हो गया तो आप इसको टिक कर दो, इन्होंने आपसे यही पूछा था कौन सा गलत है, ठीक है। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर अगर बी सी डी में से भी कोई गलत हो गया तो इसका मतलब पेपर में 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो आपको नंबर तो वैसे भी मिलेगा अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो बाई ऑप्शन आप कर रहे हैं, पहला ही ऑप्शन आ गया, आगे चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया, आगे चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक आप इन सबको मत चेक कराओ, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अमरेश सरकार जी जो न्यू टॉपिक है, नया चैप्टर है, उसको हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सोमवार से, जो आपका आने वाला सोमवार है, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। और इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10% लाभ पर बेचता है और मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो जो भी सीपी रहा होगा भाई 10%, देखो कितना सिंपल सवाल पूछा गया था। तो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसको हर कोई सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, ये सबसे बनेगा। तो सीपी यहां पे कितना आ जाएगा 300, यानी कि 300 आपके इस सवाल का सही जवाब था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, उसको अगर किसी ने गलत कर दिया तो फिर मतलब वो क्या कहते हैं, पुरस्कार लेने का काम कर रहा है, ठीक है, वो भी किस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस का QP, मतलब आप क्या कर रहे हो। देखो ये भी कंसेप्ट ऐसा है, अलग अलग एग्जामों में ये रिपीट होता रहता है। मतलब 2 अंकों की संख्या है, उनके क्रम को परिवर्तित किया जाए, यानी कि संख्या को आप पलट दे रहे हो तो उनका जोड़ किससे डिवाइड होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, उनका अंतर किससे डिवाइड होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 अंकों की संख्या PQ, यहीं पे मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं भाई, डायरेक्ट ये सवाल है, इसमें कुछ करना है नहीं, जिसको पता होगा वो सीधा आंसर बताएगा, ठीक है। तो अगर संख्या को पलट के आप जोड़ रहे हो, ध्यान से समझना, और संख्या को आप पलट के घटा रहे हो तो क्या होगा, ये आपका 11 से 100% डिवाइड होगा और ये आपका 9 से 100% डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख ले, कोई भी डाटा आप ले लो, जैसे 73 है, इसको आपने पलट दिया 37 आएगा, इनका जोड़ देखो कितना आएगा भाई, इनको जोड़ोगे तब कितना आएगा, प्लस करने पे ये आपका बनाएगा 110,
और जब आप घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, 36 आएगा। तो मैंने ये आपको कंसेप्ट यहां पे बता दिया है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं। पेपर में आपको ये सब कुछ करना है नहीं, ठीक है, सीधा टिक करना था ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यहाँ पे 11 भी देते तो कुछ लोग कंफ्यूज होते। तो मैंने क्या बताया, अगर 2 अंक की संख्या दी गई है, उनको आप पलट के जोड़ोगे तो वो 11 से 100% डिवाइड होगा, और अगर आप उनको घटा रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। क्या होगा, वो आपका 9 से डिवाइड होगा। तो यहां पे घटाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या था, राइट आंसर था। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, मतलब कैलकुलेट नहीं करना। अब देखो ये क्या है, ये आपका ज्योमेट्री के कंसेप्ट पर सीधा सीधा सवाल दिया गया, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ना है, कंसेप्ट समझना है, और एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। बताइए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। गलत की बात नहीं करी गई है, आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो 3 कथन यहां पे दिए गए, यानी कि 3 स्टेटमेंट आपको बताई गई है, आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तीनों को पढ़िए। क्या साउंड में कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? मेरे साइड पे तो कुछ बज वगैरह नहीं रहा है। एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा वॉइस ओके है, आवाज सही है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में प्रिया ने कमेंट किया समझ में नहीं आया, बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया। मैंने सीधा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखा दिया। ये एक संख्या है 2 अंक की, इसको जब आपने पलट दिया, इसका स्थान आपने बदला, इनको आप जोड़ोगे आएगा 110 जो कि 11 से डिवाइड है, इनका अंतर आएगा 36। आप कोई भी डाटा लेकर देख लो। तो मैंने वही आपको बताया कि अगर आप संख्या के स्थान को पलट के जोड़ रहे हो, वो 11 से डिवाइड होगा, घटा रहे हो तो 9 से डिवाइड होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सोच समझ के बताएं। आइए एक एक डाटा को हम लोग समझते हैं, मतलब फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या बोला है, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण 0 अंश होता है, नहीं बोला है, इन्होंने बोला है हो सकता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, एक वृत्त बनाता हूं, ठीक है, एक हमने क्या किया, वृत्त बनाया, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा हमने खींची ऐसी, जो दोनों के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर खींच दी, तो इनके बीच का कोण 0 अंश हो सकता है ना। भाई ये रेखाएं कहीं पे मिल ही नहीं रही हैं, तो कोण क्या बनाएंगी, तो स्पर्श रेखा का क्या हुआ, कोण 0 हो गया। ये पहला तो सही है, ये हो सकता है। दूसरे की बात करी जाए, इन्होंने क्या बोला है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एकांतर कोण के युग्म बराबर हो, ठीक है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती। अब देखो हमने एक मतलब 2 समांतर रेखाएं खींची, ठीक है, इसके पैरेलल आपने एक क्या किया भाई, एक हमने तिर्यक रेखा खींच दी। अब इसके तिर्यक युग्म देख लो आप, बराबर है कि नहीं, बताओ तिर्यक युग्म जो है इसके बराबर है कि नहीं, बताइए। एकांतर अंतः कोण के युग्म बराबर है कि नहीं, बराबर है। ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल कैसे भी कोई ऐसे भी तिर्यक रेखा खींच दोगे, यहां पे भी आप देखते हो, यही आपको बताया जाता है एकांतर युग्म बराबर है कि नहीं, बताओ। और तीसरे के बारे में क्या बोला गया, ये भी आपका सही, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, बोला गया वृत्त के व्यास के सिरों पर, ये वृत्त हो गया, इसका व्यास हो गया, इसके सिरे पर स्पर्श रेखा आपने खींची। अब ये बोला गया है स्पर्श रेखाएं, स्पर्श करने वाली रेखाएं लंबवत होती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो रेखा है, ठीक है, वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती हैं। भाई सही तो आपका ये भी लग रहा है, इसका स्टेटमेंट लंबवत नहीं होती है था क्या, वृत्त के व्यास के सिरों पर देखो तीनों सही, तो यहां पे कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, इन्होंने या तो स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी करी होगी, एक बार मैं उसको कहो तो देख लेता हूं, ठीक है।
किसी ने कमेंट भी किया था, मुझे तो तीनों सही लग रहे हैं, क्योंकि इस पे जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे भाई, केंद्र से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये दोनों रेखाएं लंबवत हो रही हैं। ठीक है, बस एक बार रुकना, इसको जरा चेक करा लेते हैं भाई लंबवत कैसे। दोनों ऑप्शन मतलब तीनों तो सही है ही नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। कहाँ गए भैया? क्वेश्चन में भी यही लिखा गया, वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती हैं। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब देखो, ये मेरे हिसाब से तो यहां पे तीनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इन्होंने बोला है वृत्त का व्यास है और इसके सिरे पर आप अगर स्पर्श रेखा खींच रहे हो, या तो फिर ये कहना चाह रहे होंगे व्यास के सिरों पर, या फिर आप ये कहना चाह रहे हो भाई कोई भी आप व्यास खींच दो। ठीक है, स्पर्श करने वाली रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो फिर ऐसा, खैर ऐसा कहने का मतलब नहीं है। या तो देखो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इरर है, मैंने आपको ऐसे भी सवाल दिखाए जो गलत थे। ठीक है, ये भी सही है भैया, वृत्त के व्यास हैं ये, इसके सिरे पर यहां पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे, यहां पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे। अच्छा एक सेकंड, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? सीधा तो ये गलत ही है ना। मैंने किसी का कमेंट पढ़ लिया था कि तीसरा भी सही लग रहा है। अरे ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। क्या है? एक दूसरे के ये समांतर है, लंबवत कहां है? तो तीसरा तो गलत हो गया, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ठीक है, मैं इन्फ्लुएंस हो गया उनके कमेंट में। ठीक है, मैं ये देख ही नहीं रहा हूं, ये इसके देखो स्पर्श रेखा के लंबवत है, बट दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है भाई? स्पर्श करने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं, तो तीसरा गलत है। सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा सही है। सवाल सही था। ठीक है, ऐसे ही होता है। देखो जब गलत सवाल होना होता है ना, तो वहां पे मेन पॉइंट पे आपका ध्यान ही नहीं जाता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कैलकुलेट करके बताएं। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। एक दुकानदार ने 2,50,000 रुपए की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली? ठीक है, सिंपल आपसे पूछा गया भैया तीनों पुत्र का हिस्सा क्या होगा। आप देख लो अगर डाटा, अब देखो ऐसे सवाल में पता आपको क्या करना है, सिर्फ अनुपात देख लेना है कितना मिला है। 30% मिला एक को, 45% और 25% दिया गया है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? सारे के सारे 5 से डिवाइड होंगे, तो ये आपका 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 6:9:5। तो आप देख लो कहां पे 6:9:5 दिया गया है। या फिर आप चाहे इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल आ गया 20 यूनिट और 20 यूनिट की वैल्यू ये रही। ठीक है, या फिर आप चाहो ऐसे भी कैलकुलेट करके पता कर सकते हो। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? देखो हमें यह पता है जो दूसरे का हिस्सा वो 9 का मल्टीपल होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं है। 5 3 8, ये 9 से डिवाइड नहीं है, ये 9 से डिवाइड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां पे हमें ऑप्शन नंबर डी ऐसा दिख रहा है जिसका दूसरे वाले का हिस्सा जो है वो 9 का मल्टीपल है। देखो पहले वाले का हिस्सा तो सब में बराबर दिया गया है, उससे कोई मतलब ही नहीं है।
या तो आप इनका अनुपात कैलकुलेट करो जो कि टाइम टेकिंग होगा, बट हमने देखा दूसरे वाले का हिस्सा 9 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी क्या होगा? आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। क्या दिया गया है? 119 का वर्ग माइनस का 111 को 11 के वर्ग को हल करने पर प्राप्त परिणाम एक होती है। आपको बताना है क्या होती है, बताइए। बताएं। 119 का वर्ग माइनस का 111 के वर्ग को, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ में चला गया तो वो क्या करेगा, सवाल को गलत भी कर सकता है अगर आप ज्यादा सोच लोगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है। तो 119 का वर्ग माइनस का 111 का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि ये आपका आ जाएगा कितना, 230। अगले ब्रैकेट में a माइनस का b यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो 230 गुणे 8 ये आपका डाटा आ गया। अब बताओ ये क्या है? क्या ये एक वर्ग संख्या है? नहीं। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। क्या ये भाज्य संख्या है? जी हां। बट बात ये आती है, कोई ये भी कह सकता है सर पूर्ण संख्या भी तो है, ठीक है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। बट आप ये बताइए, क्या सभी भाज्य संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं भाई। जब आप पूर्ण संख्या की बात करते हो उसमें 2 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। नीरज, अनु, राम, युक्ति, दिव्या, वेद, अमरेश, अनुराग, रोहित, त्रिदेव। हाँ मिस्टर, देखो त्रिदेव क्या है ना, जब आप रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करोगे तो ऐसे ही फिर दूसरे से पूछोगे, ठीक है। आप पूछ रहे हो क्लास हो रही कि नहीं, भाई कल तक तो क्लास हुई थी। जो नया टॉपिक है उसको हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आने वाले सोमवार से, ठीक है। जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास थी उसका न्यू टॉपिक, तब तक नंबर सिस्टम जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है उसको पढ़ते रहो, ठीक है। यहां पे पूछा गया हैज की जगह पर क्या रखा जाए। अब देखो अगर मैं मान लेता हूं ये x है, तो x का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, 21 इंटू 189। इसमें से हमने 21 बाहर निकाला, ये 21 का वर्ग हो गया। यहां पे 9 यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 63। जल्दबाजी में गलत मत कर देना। बाकी इसका आंसर क्या है, 63, यानी कि ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। क्या था? ऑप्शन नंबर डी जो है आपके सवाल का सही जवाब था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं। आपके कैलकुलेट करने का मतलब क्या, पहले सवाल पढ़ो, वो क्या कह रहा है उसको समझिए, बनाइए, और आपका आंसर आता है तो बताइए। देखो अर्पित गौतम जी, जरूरी नहीं सबका आंसर एक साथ आए, किसी का 2-4 सेकंड पहले आ जाएगा, किसी का 2-4 सेकंड बाद में आएगा। और ये भी नहीं कि कोई हर सवाल पहले ही बताएगा, भाई कोई हो सकता है पहले सॉल्व कर लेगा, कोई थोड़ा लेट करेगा। मेन ये है आपको देखना है कि मतलब आंसर आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। और पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले स्पीड पे काम नहीं करना, सबसे पहले आप सवाल सही करो और फिर प्रैक्टिस के साथ धीरे 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 स्पीड आपकी अपने आप बन जाएगी, ठीक है।
रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है यदि एक दूसरे के बीच की दूरी 50 किलोमीटर। अब आपको यह बताना है 21 टेलीफोन खंभों के बीच की दूरी कितनी हो। देखो मैं 2 खंभे अगर बनाता हूं यहां पे, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, 2 खंभों के बीच की दूरी आएगी 50 मीटर, ठीक है, तो 21 का मतलब क्या होगा भाई, यहां पे जो डिस्टेंस देखो 4 खंबे में 3 गुणे होगा ना, तो इस तरह से जब 21 खंबे होंगे तो इनके बीच जो ये डिवाइड हो रहा है ये 20 पार्ट ही आएगा, तो 20 गुणे 50 यानी कि ये 1000 मीटर आएगा। ये सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो आप 1050 ले लिए, ठीक है, 1050 पे आंसर गलत आएगा, बट आंसर के मतलब देख के लग रहा है कि वो गलत वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। अगर कोई जल्दबाजी में 21 गुणे 50 करा दे, भाई 21 टेलीफोन के खंबे के बीच की दूरी कितनी होगी, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा चाल क्या होगा, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी हो गई 1 किलोमीटर और समय बोला गया है 1 मिनट। 1 मिनट को आप घंटे में बदलोगे 1/60 हो जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये डाटा समझ में आया कैसे लिखा गया भाई, ये आपका एक कहां से आया, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर और 1 मिनट आपका 1/60 घंटे के बराबर। क्या हो जाएगा, 1 मिनट आपका 1/60 घंटे के बराबर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। हाँ आपने 21 गुणे 50 किया होगा, लेकिन ऑप्शन आपको गलत वाला मिला ही नहीं होगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। गलत वाला आंसर जो है मुझे लग रहा है 63 आता, ठीक है, 63 जो है आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। 1.05 होता, उसमें आप 60 का मल्टीप्लाई कराते तो आपका वो 63 आता, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचता है, ठीक है। तो 155 को डिवाइड करने पर शेषफल 5 बच रहा है, यानी कि इसमें से 5 घटा दो, ये आपका आ गया 150, ठीक है। और 307 को डिवाइड करने पर शेषफल 7 बच रहा है, इसमें से आप 7 घटा दो, ये आपका आ गया 300। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इन दोनों का आपको HCF कैलकुलेट करना है और इनका HCF कितना आ जाएगा 150, यानी कि 150 आ जाएगा। क्या होगा, इनका HCF जो है वो 150 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह आपके NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है, सॉल्व करके बताइए। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए नरेश को उधार दे दिया। मतलब 3 साल के लिए इसे मिला, 3 साल के लिए इसे मिला। यदि 3 साल बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए था तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी, बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। सबका आंसर डी आ गया। देखो क्या होगा,
भाई आरिफ को ब्याज के रूप में कितना पैसा मिलेगा, 20% गुणे 3, यानी कि इसको मिलेगा 60%। बट इस 60% में से भाई इसको जो पैसा मिला है वो 10% के हिसाब से मिला है, तो ये 30% इसको वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आरिफ के पास जो ब्याज के रूप में पैसा बचेगा वो कितना बचेगा, 30%। और जो इसको मिलने वाला ब्याज है वो आपको बताया गया 1560 रुपए है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 52 आ जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल कितना था, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5200। बट देखो ऐसे सवाल में ना एक ऑप्शन अगर 2600 भी होता, ठीक है, एक ऑप्शन अगर आपका 2600 होता तो कई लोग गलत कर देते। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। देखो यहां पे एक ऑप्शन इन्होंने जो है ये थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कितना है, 20/3। बताइए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो है 20/3। कैलकुलेट करके बताएं। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये जो हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपके पास प्लेलिस्ट हो, वहां पे जिन लोगों को बाद में आगे ये रहे कि एनटीपीसी में कैसे सवाल पूछे गए आप जाकर उसे देख सके। ठीक है, और बाकी दीपावली के बाद मैं आपको सीबीटी 2 के भी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूंगा और फिर उसके बाद हमारी प्रैक्टिस सेट जो है वो पेपर तक चलती रहेगी। ठीक है, देखो पता क्या होता, भ्रम आप समझते हो आंखों का धोखा। जैसे आप क्या कहते हैं, अरे मैं बाइक से जा रहा था मैंने देखा वहां पे कोई खड़ा था, पता चला बाद में वो एक छोटा सा पौधा था, लेकिन आपको हो गया भ्रम। तो 20/3 आपके पेपर में था ही नहीं। अब आप सोचो ऑप्शन का रोल क्या होता है ये आपको समझ में आएगा। 20/3 आपके ऑप्शन में था नहीं, मैंने ये जानबूझ के दिया। अब पेपर में भी 20/3 होता, कई लोग गलत कर देते क्योंकि पूछा कुछ और जा रहा है, आप बता कुछ और रहे हो। नहीं समझे, अरे भैया इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन बड़े ही आसान दिए गए थे। इन्होंने 20/3 नहीं दिया था, लेकिन आप 20/3 देख के लालायित हो गए। आपने क्या किया कि दोनों को मिलाकर कितना समय लगेगा, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है एक साथ मिलकर काम करते हुए वे एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। एकदम हलवा प्रश्न है, लेकिन आपने गलत कर दिया। ए 20 दिन में करता है और बोला गया है बी आधा दिन, यानी कि ये 10 दिन में करता है। एलसीएम इनका 20 हो गया, ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट। ठीक है, कितना काम करेंगे भैया, एक दिन में ये लोग 3 यूनिट काम करेंगे। कितने में से, 20 में से, तो एक दिन में 3/20 भाग काम होगा ना। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए 20/3 वालों, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया था, देखो जो मैं आपसे बोलता हूं ना कि ऑप्शन, ठीक है, तो हालांकि ये पेपर में ऑप्शन नहीं था, बट सोचो अगर ये ऑप्शन में होता तो कई लोग 20/3 लगा देते, क्योंकि आप क्या करते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो। ठीक है, और फिर आप लोग क्या कहते हो, अरे सर इतने आसान सवाल पेपर में नहीं आते। भैया आसान सवाल आप गलत कर देते हो। और आसान प्रश्न एग्जाम में ज्यादा गलत होते हैं। हाँ चकमा खा गए। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। √5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस का 1 इक्वल टू a प्लस का b √5। a और b का मान बताओ। देखो यहां पे सिर्फ आप a की वैल्यू यानी कि पूर्णांक पता कर लोगे, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि a का मान जो है सब में अलग अलग, हालांकि 0 0 दिया गया तो 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, वो तो फिक्स है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब इसका आप परिमेयीकरण करा लें। ठीक है, हर में से आपको क्या करना है, दशमलव को गायब करना है। √5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस का 1, और आपको क्या करना है, हर में से रूट को गायब करना है। तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं,
भाई चिन्ह बदल के आप गुणा करा देते हो, हर में जो दिया गया है, तो √5 माइनस का 1 और √5 माइनस का 1, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी है, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 6/4 और माइनस का 2√5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करना चाहो थोड़ा सा और सरल कर लो, ये आपका 3/2 आ जाएगा, माइनस का √5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो a का मान आएगा 3/2 और b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का a/2। जब आप इसको a प्लस बी √5 से कंपेयर कराओगे, मतलब पूर्णांक आपका क्या है, 3/2 है, और √5 के साथ जो डाटा है वो माइनस का 1/2 का गुणा है, ठीक है। तो यहां पे भी ऑप्शन आसान ही दे दिया गया है भाई, दो ऑप्शन दिए गए होते 3/2 वाले, तो आपको p की वैल्यू भी, हालांकि जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दोनों का मान एक साथ ही आप कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग नहीं करते हो, ठीक है। बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। x क्या दिया गया है, x और y का माध्य 400 है तथा x और y का अनुपात 3:7 है। y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको, y माइनस x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। देखो x और y का माध्य का मतलब है इनका जोड़ आप पता कर लोगे, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है और इनका अनुपात 3:7 बताया गया है। तो 3:7 यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू आपको ये दी गई है। डाटा आपका कितने गुना दिया गया है, 80 गुना दिया गया है। तो इनका अंतर, इनका डिफरेंस कितना है भाई, इनका जो अंतर है वो है 4 यूनिट। तो ये 4 ना होकर ये भी 80 गुना हो जाएगा। तो 80 गुणे 4 यानी कि 320 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 320 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या होगा, 320 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। दो संख्याओं का जोड़ 15 है, उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, मतलब ये टाइप तो आपको नंबर सिस्टम में मैंने समझाया, बट एग्जैक्ट ये सवाल नहीं कराया हूं, बट पेपर में आप फिर भी बना सकते हो उसी कंसेप्ट से। मैंने आपको बकायदा लिखवाया था व्युत्क्रम का जोड़ किसके बराबर होता है, जोड़ बटे गुणे के। आपको यही तो समझाया था भाई, व्युत्क्रम का योग जो आपको दिया गया है वो किसके बराबर होता है, इनका योग बटे में इनका गुणा। तो ये जोड़ है इनका और ये इनका गुणा है, जो कि आपको बताया गया 15 है, यानी ये डाटा आपका 5 गुना दिया गया है। तो इसका मतलब इनका गुणा कितना होगा, जो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, 10 गुणे 5 यानी कि 50 के बराबर होगा। तो आप देखो कहां पे ऐसा डाटा दिया गया है जिनका गुणनफल 50 के बराबर है। क्या यहां पे है, जी हां। क्या यहां पे है, नहीं। क्या यहां पे है, नहीं नहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका राइट आंसर है। यहां पे कोई संख्या आपको मानने की जरूरत नहीं है। ये नंबर सिस्टम में आपको मैंने लिखवाया था कि व्युत्क्रम का योग किसके बराबर होता है, संख्याओं के जोड़ बटे में उनके गुणनफल के। क्लियर है, हाँ, ऑप्शन से लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा गया है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, बताइए। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, कैलकुलेट करके बताएं।
सॉल्व करके बताइए। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है, चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है, बोला गया एक बार 10 किलोमीटर तय करता है, एक बार 12 किलोमीटर तय करता है। समय कितना लग जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी 12 के हिसाब से तय करा और 12 किलोमीटर की दूरी 10 के हिसाब से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये जा सकता, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 22 सॉरी, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और यहां पे देखो ये आपका आएगा 5/6, 5/6, 6/5, आप वैसे कैलकुलेट कर लो या फिर डायरेक्ट हम लोग ऐसे कैलकुलेट करें। ये 100 होगा, ये 144 यानी कि 244 होगा और यहां पे 120 आएगा तो 120 का यहां पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, उससे कोई बचा नहीं सकता और डाटा बहुत पास पास में दिया गया है। 4 से डिवाइड करोगे 3, 4 से डिवाइड करोगे आपका 61 आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे आपका 30 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 660 डिवाइडेड बाई 61। ठीक है, अब लेकिन भाई आसान हो गया ना, आप देखो डिवाइड करो सीधा, हमें दिखाई पड़ रहा है 10 गुना से ज्यादा ही है, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 10.8 क्या है, आपके सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, डाटा पास पास में मैंने इससे बोला था कि 8.1 और 8.19 दिया गया है। अगर ये 8 बार डिवाइड होता तो कैलकुलेशन करना पड़ता, बट अभी आपने देखा ये 10 गुना से ज्यादा है तो सीधा आप ऑप्शन नंबर डी से बता देते। ठीक है, ये कैसे लिखा गया, औसत चाल क्या होता है, चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। और समय आप कैसे कैलकुलेट करते हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड से, यानी कि दूरी बटे चाल से। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। पंद्रह मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कालीन का मूल्य 13 रुपए प्रति मीटर हो, ठीक है, क्या हो, 13 रुपए प्रति मीटर हो, तो आपको बताना है कालीन की कीमत क्या होगी। देखो मैं पहले ही आपको बता दूं भाई, कई लोग, चलो खैर आप कोशिश कर लीजिए, सभी लोग सॉल्व करो। ठीक है, देखो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे ये सवाल भले ही आपका, मैंने क्यों बोला नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, भले ही ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन 2D 3D का है, बट आपको क्योंकि ये पता है कि हमें 13 का गुणा कराना पड़ेगा, ये 13 से डिवाइड होगा जो भी हमारा आंसर होगा, और 13 का मल्टीपल यहाँ पे बाई डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन 13 से डिवाइड ही नहीं है, तो यही आंसर है। तो बिना पेन, बिना कॉपी के, बिना सॉल्व किए आपने आंसर बता दिया, लेकिन समझ लेते हैं ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इस पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कालीन बिछानी यानी कि एरिया पे आपको काम करना होगा। एरिया कितना है, 15x11। ठीक है, 15x11 ये हो गया एरिया, इस एरिया पर काम करना है। और इन्होंने बोला कालीन का मूल्य 13 रुपए प्रति मीटर है। अब जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, बताओ भाई। 75 सेंटीमीटर चौड़ी है तो लंबा कितना चाहिए होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हो गया इसका एरिया, इस पे आपको क्या करना है, चलो इस एरिया पे हमें काम करना है, और जो कालीन है उसकी आप लंबाई पता करना चाह रहे हो। 75 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि ये 3/4 आ जाएगा। 3/4 मीटर कहां से आया, 75 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला। अब यहां से हम इसकी पहले लंबाई पता कर रहे हैं, हम क्या पता कर रहे हैं, इसकी लंबाई पता कर रहे हैं कि कितना हमें लगाना पड़ेगा। तो आप इसकी लंबाई पता कर लोगे, यहां से 3×5 = 15 हो जाएगा, और 5×4 20, यानी कि लंबाई आ गया 220 मीटर। मतलब 220 मीटर कालीन की जरूरत पड़ेगी, और 220 मीटर कालीन की कीमत कितनी हो जाएगी, 13 रुपए प्रति मीटर बताया गया है, तो 220 × 13, तो ये हो गया सॉल्व करने की बात। तो ये आपका आ जाएगा 2860 रुपए। कितना आ जाएगा, 2860 रुपए।
क्लियर? हाँ देखो, इस समय मौसम ऐसा चल रहा, मुझे भी मतलब क्या कहते हैं लगभग 5-6 दिन से जुकाम है, ठीक है, ना तो सही से हुआ ना तो सही से ठीक हुआ है, अभी भी वो है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब लोग बच के रहें, बाकी वैसे भी हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को जो है इस समय जुकाम वगैरह हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है तो इस तरह की समस्याएं होना आम बात है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। और सभी लोग जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, आप फटाफट से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास का समय है रात के 9 बजे, तो आप टाइम से रात के 9 बजे क्लास अटेंड कर लिया करें। एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई, 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। और आपसे देखो मतलब जल्दबाजी में हमेशा 11 आंसर बताने मत चला करो, कहीं ऐसा ना हो आपसे पूछा गया हो कि एल्युमिनियम के कितने टुकड़े होंगे, मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है। हालांकि इस डाटा में अगर टुकड़े भी पूछा जाता आंसर तब भी 11 होता। तो आपसे इन्होंने बोला है कि उसे समान लंबाई में इस प्रकार काटा जाता है कि एल्युमिनियम ना बचे। अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो अधिकतम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि सीधा दिख रहा है 11 होगा। तो 11 आपके सवाल का सही जवाब है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये क्या है, सन, ये पेड़ है, सूरज की रोशनी पड़ी तो ये परछाई बन गई। इतना मैंने बता दिया, बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए, कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो इसमें जाहिर सी बात है, कुछ लोग 60 बताएंगे, कुछ लोग 30 बताएंगे, कुछ को ये एक क्या कहते हैं आपका 1/√3 से कुछ लोग बता देंगे, कुछ लोग वैसे बताएंगे। जल्दबाजी मत किया करो, इसीलिए कहते हैं बार बार। आपसे क्या बोला गया है, पेड़ की लंबाई अगर ये 1 है, या फिर आप एक काम करो अनुपात को थोड़ा सा सरल कर लो, तो ये अनुपात आपका √3:1 हो जाएगा। इसका मतलब पेड़ की लंबाई अगर √3 है तो इसकी छाया 1 है, और ये है उन्नयन कोण यानी कि थीटा है। अब बताओ tan थीटा आपका √3 कहां पे होता है, बताइए। tan थीटा आपका √3 कब होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है, यानी कि 60 अंश होता है। हमने इस अनुपात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आ गया √3:1, यानी कि पेड़ की लंबाई और इसकी छाया जो है वो √3 और 1 यूनिट हो गया, ठीक है। और जो 1/√3 देखेगा वो 30 बता देगा। और देखो पेपर में एक बार आपके दिमाग में 30 आ गया ना, उसको सही करने के लिए कोई आएगा नहीं, आपके पास वहां पे कमेंट बॉक्स नहीं होगा कि बाकी सब लोग 60 बता रहे। तो इस वजह से कई लोग जल्दबाजी में वहां पे 30 बताते हैं। आप में से ही कई लोग पेपर में 30 लगा देते। अगर यही मैं ना यही सेट उठा के आपको अलग अलग पेज देके सबसे कहता लो सॉल्व करो, तो आप अलग अलग बताते, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। यह भी सिंपल सा प्रश्न है भैया, 4:5 दिया गया, देख लो कहां पे 4 और 5 का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो यहीं पे दिया गया है इकलौता, और कहीं पे आपको 4:5 नहीं दिखेगा। तो कुछ क्वेश्चन लल्लू लाल वाले आ जाते हैं, मतलब पेपर में आए थे, जिसमें देख के आपको आंसर बताना था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। पूछा गया है 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कैलकुलेट करके बताएं,
सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अपना अपना आंसर बताइएगा। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। ठीक। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। अब बता दो भैया कितने हैं। इन्होंने आपसे क्या पूछा है? 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। देखो, अगर आपसे पूछो 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, तो आप कैसे बताओगे? 10⁻3 2 1 6, यानी कि 10⁻6 मिलीमीटर होगा। तो इसका मतलब अगर 1 मिलीमीटर में किलोमीटर पूछा जाएगा, क्या होगा? 10⁻6 होगा। मतलब 6 स्थान पे दशमलव लगेगा। तो 6 स्थान पे दशमलव देखो कहां पे लगा है? 3 3 6 स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी। जल्दबाजी में गलत हो सकता अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है भाई, क्या होता जल्दबाजी में आपको दिखेगा यहां पे 5 है, यहां पे हो सकता दिख जाए किसी को। अच्छा, कोई ये नहीं किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है, यहां पे देखो क्या है, यहां पे देखिए क्या है, ये आपका 10⁻⁻5 आएगा और ये 10⁻⁻6 दिया गया है। समझ रहे हो? ये 10⁻⁻5 है और ये 10⁻⁻6 है। ठीक है, यही यहां पे भी लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां लिखा गया, बट ये गलत है क्योंकि इधर इन्होंने 10⁻⁻5 लिखा है। ऑप्शन ए नहीं होगा भैया। ऑप्शन ए आपका 10⁻⁻5 है, 10 की घात माइनस का 5 है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी, यानी कि शुरुआत में अरुण के पास कितना पैसा था, यह आपसे पूछा गया है। कैलकुलेट करके बताएं। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। ठीक है, पहले कितना था? 9:5। अब देखो 12 दिया गया, मतलब क्या हुआ भाई? एक के हिस्से में कमी हुई और एक के हिस्से में 12 की बढ़ोतरी हुई, यही तो हुआ। ये अरुण है और ये आहान है। ठीक है, और बाद में बोला गया अनुपात बदल के 4:3 हो जाता है। अब बताओ ये आप कैसे बनाओगे, बताएं। देखो सिंपल सा मतलब यहां पे ये है, टोटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस पैसा इधर उधर हुआ है। तो ये 4:3, देखो ये आपका 7 यूनिट है, ये आपका 14 यूनिट है, दोनों को बराबर करना है, बात खत्म। इसको भी आप 14 बनाओगे तो 9:5 है। 14 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, 8:6 आ गया। देखो इसका पैसा 1 से बढ़ गया, इसका पैसा 1 से कम हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 12 बताई गई है। पूछा गया है आरंभ में अरुण के पास कितना पैसा था, तो शुरुआत में अरुण के पास 9 × 12 यानी कि 108 था। सिंपल। हमने ये बराबर क्यों बनाया, यहां पे 2 का गुणा क्यों कराया? आप सोचो, हम लोग मतलब 2 जन हैं, 2 लोग हैं, दोनों के पास मिलाकर 100 रुपए हैं। मैं कुछ पैसा इसको दे दूं तो अभी भी तो टोटल तो 100 ही है ना। इसलिए हमने इनका जोड़ बराबर किया, क्योंकि दोनों के पास मिला के पैसे की संख्या समान है। एक दूसरे का कुछ बदला होगा बट दोनों का हिस्सा सेम है।
इसका आंसर बताइए। अब देखो कई लोगों का मतलब डर होता है, वो जैसे ही लाइन चार्ट वगैरह उनको मतलब डर लग जाएगा, उन्हें लगेगा उनसे बनेगा ही नहीं। तो कभी भी आप सिर्फ देख के डिसाइड मत करो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया गया है, क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसको आप देखिए, फिर उसके हिसाब से अपना आंसर बताइए। ठीक है। सॉल्व करके बताएं। तो इन्होंने क्या बोला है, 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन। तो 2016 में कंपनी एक्स कौन से है, जो ब्लू, ये देखो हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, जो नीले कलर से वो कंपनी एक्स है, जो येलो है वो कंपनी वाई है। ठीक है। अपने ही उसके ही 2013 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो ये 8 है, 8/6 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। 4/3 हो गया, 4/3 का मतलब 133.33% आएगा। तो आपसे लगभग में पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, जूम करने की इसमें कोई जरूरत नहीं, आपको सारे डाटा दिख रहे हैं, 2015-16 ये सब दिख रहा है। बस ये ब्लू कलर जो है आपका वो एक्स था और येलो कलर आपका वाई था। ठीक है। इसका आंसर बताइए। इसमें भी आपको बता देता हूं, नीला वाला 2016 का डाटा है, जो येलो कलर से दिख रहा है वो आपका 2017 का डाटा है। तो डायरेक्शन यानी कि निर्देश पढ़िए क्या दिया गया है और फिर पूछा क्या जा रहा है आप वो बताएं। देखो पेपर में क्या हुआ था ना, किसी किसी सेट में क्या था, जैसे एक ग्राफ दिया गया, उसी से रिलेटेड 3-4 सवाल दिए गए, बट किसी किसी सेट में ऐसा था 4 अलग अलग ग्राफ दिए गए थे, और जहां पे अलग अलग ग्राफ दिए गए थे वो आसान थे। थोड़ा सा जो अच्छे डीआई के प्रश्न पेपर में पूछे गए थे, जहां पे एक ही डीआई से प्रश्न बने थे, वहां पे अच्छे सवाल थे, वहां पे अच्छे प्रश्न थे। ठीक है। सॉल्व करके बताइए, ये तो सबको दिख रहा होगा ना।
वर्ष 2016 में सभी दुकानों की कुल बिक्री और 2017 में कुल बिक्री। तो 16 और 17 का डाटा ऐड कराना भाई, ऐड कराना शुरू कर दीजिए। 5 2 7 5 12 और 4 16 और 16 और 5 आपका हो गया 21, बच गया आपके पास 2। 7 4 11 6 17 7 मैंने ये भी जोड़ दिया था क्या, एक बार फिर से ऐड करा लेता हूँ भाई। 5 2 7 4 11 5 16, ठीक है, मुझे लगा ये गलत किया है मैंने। 6 4 10 6 16 5 21 और 21 और 4 25, 256 आ गया इसका। और ये आपका हो जाएगा 0 और 4 5 9, यानी कि यहाँ पे आपका 9 आ गया। 7 6 13 और 8 आपका हो गया 13 और 8 21, 28 और 8 हो गया आपका ये 26, यानी कि ये आपका आ गया 269। ठीक है, अब देख लो ये आपका किसी से डिवाइड हो रहा है, मतलब वैल्यू तो एक तो बहुत मतलब पास में है। वैल्यू तो पास में दी गई है। इसमें से अनुपात कोई तो आ नहीं रहा, एक बार डाटा देख लेते हैं भाई। अनुपात तो इसमें से कोई आ नहीं रहा ये वाला, सरल करने पे, क्योंकि दोनों वैल्यू पास पास में आपको दिख रहा होगा। अब ये डीआई के क्वेश्चन भी गलत टाइप कर देते हैं, बताओ फिर इसमें कैसे क्या ही देखा जाए। 45 80 58 75 दिया गया है, 62 84 है, 40 60 है, 55 70 है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा, हमने जोड़ा भी गलत है। अच्छा ये 369 होगा, तो अब क्या ये डिवाइड हो रहा है, जरा देखना भाई। 5 2 7 6 13, ये आपका अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये यहां पे ये जो एक वैल्यू है ना, खैर इसमें ये पता भी नहीं चल रहा है क्या है। इसको अगर आप 58 करते हो, इसको अगर 58 कर लिया जाएगा, यानी कि हमने 4 बढ़ा दिया, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई। अगर इसको आप बढ़ाओगे तो ये आपका आ जाएगा 260। ठीक है, कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। और ये आपका 76 है। देखो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, मतलब आप देखो पेपर में बैठे होते आप इसको बना लेते, ये जो मतलब स्कैन होके उनके पास गया होगा ना, तो उन्होंने जो है इसको बहुत ही छोटा छोटा डाटा था, इसमें टाइपिस्ट की भी गलती नहीं है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे डाटा, वो देखने से उस तरह से पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब आपके ये डाटा दिए गए थे, तो अनुपात आपका 26:37 आ जाता। ठीक है, तो बाकी आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका जो नया टॉपिक है, देखो कल एक मैं पोल दूंगा मॉर्निंग में ही, उसमें आप बताना न्यू टॉपिक हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सोमवार से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करिएगा, और किसी को कुछ पूछना है बताना है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, वरना फिर हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, बताइए फिर आप बीच क्लास में बात करते हो।